और खबरें तफसील से दफा 370 को हटाने के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की आईनी बेंच ने कहा कि वो 2 अगस्त से इस मामले की समाअत शुरू करेगी। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने तमाम फरीकों से जवाब तलब कर लिया है। मरकजी हुकूमत की जानब से सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 370 हटाए जाने के बाद कश्मीर के हालात में तब्दीली के बारे में मालूमात हासिल की गई। 25 जुलाई तक तमाम फरीक जवाब दाखिल कर सकते हैं। सीजेआई ने कहा कि पीर और जुमे के अलावा सुबह 10:30 बजे से समाअत होगी। सीजेआई ने कहा कि आर्टिकल 370 से मुताल्लिक कोई दस्तावेज 27 जुलाई के बाद अदालत में दाखिल नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की आईनी बेंच ने कहा कि केस से मुताल्लिक तमाम दस्तावेजात पेपरलेस दायर की जाए। सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर की सूरत हाल से मुताल्लिक मरकज की तरफ से दाखिल करदा नए हलफनामे पर समाअत नहीं करेगा। आईनी बेंच ने कहा कि वो सिर्फ आईनी मामले पर ही समाअत करेगा। मरकज के नए हलफनामे का इस मामले में कोई असर नहीं है। सीनियर वकील राजू रामचंद्रन ने कहा कि शाह फैसल और शहला रशीद ने सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 370 केस में दायर दरख्वास्त वापस ले ली। चीफ जस्टिस ने दरख्वास्त गुजारों की फहरिस्त से दोनों के नाम निकालने को कहा। अब तक आर्टिकल 370 केस की समाअत में शाह फैसल बमुकाबला गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पर लीड पिटीशन दर्ज थी। अब नए नाम से दर्ज किया जाएगा। हुकूमत की तरफ से वाज़ेह किया गया है कि अगरचे हुकूमत ने दफा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में बदली हुई सूरत हाल के बारे में जवाब दाखिल कर दिया है, लेकिन इसे इस केस से मुतल्लक आईनी सवालात के खिलाफ दलील के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का नाम तब्दील कर दिया है। सीजीआई ने कहा कि इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में री आर्टिकल 370 के नाम से दर्ज किया जाएगा। दफा 370 को हटाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 2 अगस्त से समाअत होगी। इस मामले पर मुख्तलिफ सियासी और समाजी तंजीमों ने अपना रद्दमल जाहिर किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर हसनैन मसूदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में दफा 370 पर 2 अगस्त से मुसलसल समाअत एक अच्छी शुरुआत है। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त 2019 को किए गए फैसले आइन के मुताबिक नहीं थे। पीडीपी तर्जुमान मोहित भान ने कहा कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को हलफनामा के जरिए गुमराह करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में समाअत का खैर मकदम करते हैं। अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर मुजफ्फर शाह ने आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत पर आवाम की निगाहें हैं। रूट्स इन कश्मीर के तर्जुमान अमित रैना का कहना है कि कश्मीर में आर्टिकल 370 अब बहाल होने की उम्मीद नहीं है। 2 अगस्त से मुतवातिर हर रोज सोमवार और शुक्रवार के बगैर समाअत होगी। उसका मतलब है समाअत जारी रहेगी जब तक कि ये अपने कंक्लूजन को नहीं पहुंचती। तो यही हम चाहते थे कि शुरुआत हो जाए। बहुत देर से शुरुआत हो गई, लेकिन चले बहुत सारी मुश्किलात थे, कोविड था बीच में, कुछ और भी शुरुआत थे, लेकिन अब शुरुआत हो गई और हम ये तवक्को करते हैं कि जल्द से जल्द फैसला आ जाएगा। और फैसला क्या होगा, हमें अपनी जगह पर इत्मीनान है, फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में होगा। क्योंकि अगर अब जो भी फैसले हैं वो आइन के को दरकिनार करते हुए, आइन को रोनते हुए लिए गए, और आइन ही सबसे सुप्रीम है। मुल्क का सबसे बड़ा जो सॉवरेंटी है वो आइन में, हर एक चीज इसी आइन की कसौटी पर परखी जाती है। और ये फैसले अगर हम आइन की कसौटी पर परखें तो नहीं हो सकते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि सरकार ये मजबूर होगी कि वो एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट दे दे और उसमें अपनी उपलब्धियों का, अपनी कामयाबियों का जिक्र करें, ताकि एक पोस्ट फैक्टो जस्टिफिकेशन दे उन फैसलों की जिनको उन्हें लगता है कि कोई आईनी आधार नहीं है। यहाँ पर जो भी सुप्रीम कोर्ट सबके सामने सवाल है वो सवाल है आईनी हैसियत का। क्या वो फैसले 5 अगस्त के आईनी तो दुरुस्त थे? और आइन कहाँ का? आइन हिंद, क्या आइन हिंद के मुताबिक थी या नहीं? और उसका जवाब ही ये टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट को उसी का जवाब देना। और आज लगता है कि उच्चतम न्यायालय ने इसको तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। 2 मेजर बातें जो आज आई हैं, एक थी कि जो शाह फैसल और शहला रशीद का नाम पिटिशनर से हटा दिया गया है। दूसरा, जो कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एफिडेविट फाइल किया था उसको लेकर उच्चतम न्यायालय ने ये टिप्पणी दी है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन जो है 370 का, उस पर कोई इम्प्लीकेशन नहीं होगा, उसको उस पर कंसिडर शायद नहीं किया जाएगा। आज के जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं और जो टिप्पणी आई उससे बड़ा ही साफ है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को जल्दी से जल्दी सुनना चाहता है और जल्दी से जल्दी फैसला देना चाहता है। जहां तक 370 की बात है उसके वापस आने की, मुझे पूरा यकीन है कि वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि कई कारण है उस पर, और मैं कोई प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता कोई जजमेंट को, बट मेरी अपनी व्यक्तिगत राय ये है और केस के पेपर्स को देखते हुए, सबमिशंस को देखते हुए, कि 370 वापस तो नहीं आने वाला।
सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इसको एक्सप्रेस हियरिंग पे लिया गया है। मैंने सुना है कि शायद मंडे और फ्राइडे को छोड़कर बाकी हर दिन ये केस जो सुना जाएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं समझता हूँ इसके अंदर ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट के जरिए गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी और एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में एफिडेविट दिया गया था कि यहाँ पे सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, स्टोन पेल्टिंग नहीं है, तो उसके ऊपर जो चीफ जस्टिस साहब है उन्होंने एक नोटिस लिया और ये कहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी, आईनी जो इसकी लीगैलिटी है उसको हम डिस्कस और डिबेट कर रहे हैं, ना कि इस चीज़ को कि क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो एक वेलकम मूव है। हमारी पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कल ये सवाल जो है लोगों के सामने भी लाया था और ये क्वेश्चन भी किया था कि सेंटर के एफिडेविट को कि हम इस चीज़ की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं कि यहाँ सड़कें कितनी बन गई है, पुल कितने बन गए, हम इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं कि क्या जो 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया गया वो आईनी तौर के ऊपर सही है या गलत है। मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू के ऊपर अपनी नज़र दोहराई है और उसको कहा है कि हम इस चीज़ को कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, खाली जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी है 370 और 35 उसके ऊपर ही डिबेट होगी और उसी के ऊपर जो है ये जो मैटर है उसी के ऊपर डिसाइड किया जाएगा। 2 अगस्त से आपको रेगुलर बैठना है इस पर, एक्सेप्टिंग 2 डेज जो मंडे और वेंसडे, शायद मंडे एंड वेंसडे, यस, उसमें छुट्टी लेकर रेस्ट यू हैव टू हियर इट एंड कंक्लूड इट, क्योंकि आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे तमाम वर्ल्ड की निगाहें हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कोर्ट्स इन द एंटायर वर्ल्ड, सो वी एक्सपेक्ट दैट कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेंगे और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाम को जस्टिस देंगे। एक सवाल जो था वो केंद्र सरकार के हलफनामे को लेकर के था, एफिडेविट को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर सुनवाई नहीं करने जा रहे हैं। क्या आपको मेरी नजर में वो इट हैज नो वैल्यू। आप जी लाएं एफिडेविट और मुझे कहें कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज खड़े हो रहे हैं, उनको सुना जा रहा है और आप कह रहे हैं जी G20 मैंने करा दिया, मैंने यहाँ नौकरी दे दी, मैंने यहाँ सड़क आपकी साफ करा दी। सो आप पहले ही आपने हथियार छोड़ दिए हैं, आपके पास कुछ नहीं है बोलने को, क्योंकि ये केस ऐसा है कि इसको सही से सुना जाए, ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 विल बी डिसमिस्ड। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने दफा 370 केस की रोजाना बुनियाद पर समाअत के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमारा केस मजबूत है और हमें अच्छे फैसले की उम्मीद है। एनसी नायब सदर ने पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू में बेगम अकबर जहां की बरसी के मौके पर कारकुनों के एक इज्तिमा से खिताब किया। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए गए अपने हलफनामे में उन पावर प्रोजेक्ट्स का जिक्र किया है जो उनकी हुकूमत ने शुरू किए थे। पुंछ के इलाके में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में इजाफा और कश्मीर में टारगेट किलिंग का जिक्र नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि श्रीनगर में G20 वर्किंग ग्रुप मीटिंग के इनेकाद के लिए बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया था। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात में ताखीर पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि अगर सब कुछ ठीक है तो असेंबली इंतखाबात क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में सियासी खला है, इसलिए कमीशन को मरकजी हुकूमत की जानब से ग्रीन सिग्नल का इंतजार है। उन्होंने कहा कि अगर आज असेंबली इंतखाबात होते हैं तो बीजेपी दोहरे हिंसे को उबूर नहीं कर पाएगी। उमर अब्दुल्ला ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी सियासी लीडरों पर दबाव डालने के लिए सरकारी अफसरान का इस्तेमाल कर रही है। नौशहरा से साबिक MLC सुरेंद्र चौधरी नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या उस बेंच पे बैठे हुए जजेस के खिलाफ कोई ऐसी बात करना नहीं चाहता हूं जो गैर जिम्मेदार हो या जो फैक्ट्स पे बेस्ड ना हो। मुझे अभी तक उनके किसी भी बात से ये नहीं लगा है कि वो आईन और कानून को छोड़ के किसी और चीज पे बात करने के लिए तैयार है। ये एक अच्छा मौका था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एफिडेविट था उनके सामने, उनको कोई मजबूरी नहीं थी। वो चाहते तो इस एफिडेविट को कबूल करके इसको भी बहस का मुद्दा बना लेते, नहीं किया। और मुझे लगता है हम सबको इसका इस्तेमाल करना चाहिए और अब हमें खामोशी से इन हियरिंग्स का इंतजार करना चाहिए। जो होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर होगा। और जैसे मैं बार बार कहता आया हूं, मुझे लगता है कि हमारा केस जो है सबका एक मजबूत केस है और हम इंसाफ की उम्मीद करते हैं। उमर अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए साबिक नायब वज़ीर आला जम्मू कश्मीर कविंदर गुप्ता ने कहा कि दफा 370 की मनसूखी के बाद NC और PDP की सियासी दुकानें बंद हो गई हैं और वो सरासर मायूसी में ऐसे बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि दफा 370 अब तारीख का हिस्सा बन चुका है। 370 पर लोकसभा में
और राज्यसभा में चर्चा हुई, उस पर बहस हुई, उसके बाद उसको हटाया गया। तो इस प्रकार की बातों को मुझे करना बिल्कुल ऐसा ही माना जा सकता है कि फ्रस्ट्रेशन है। ये पहले भी 370 को लेकर के, और इनको ये पता होना चाहिए कि 370 ने इस जम्मू कश्मीर में बर्बादी में एक बड़ा अपना रोल निभाया है। यहाँ पर आतंकवाद, अलगाववाद, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, ये सब चीजें उससे पनपी हैं। आज लोगों को राहत मिली है। जो लोग पाकिस्तान से, उस वक्त वेस्ट पाकिस्तान से आए थे, उनको यहाँ पर अधिकार नहीं था, ये यही चाहते थे। आज अगर वाल्मीकि, गोरखा समाज, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजीज और कईयों को अधिकार मिले हैं, तो ये 370 के हटने का ही फायदा है। आपको लगता है कि जो ये पार्टी हैं, जो कश्मीर बेस्ड पार्टीज हैं, चाहे पीडीपी है, एनसी है, इनको एक नई ऑक्सीजन मिल गई है इससे, और अब बयान देने के लिए भी इनको लगता है लोगों में जाके कुछ बात रख सकते हैं अपनी? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक अपना तरीका है, वो अपने तरीके से उसका निर्णय लेगी। अब सुनवाई के लिए इसको कहा गया है, तो मुझे लगता है कि उस पर सुप्रीम कोर्ट, जो भारत का सबसे बड़ा सदन है, पार्लियामेंट, उसमें जो चीजें पास होती है, उसका सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या हो सकता है, हमें ये खुद समझना चाहिए। जब ये बार बार ये बयान देते हैं कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये किसको, आपको लगता है कि ये लोगों को अभी भी जो है बेवकूफ बना रहे हैं, या आपको लगता है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ फैसला ऐसा आ सकता है कि जिस तरह से इनके बयान आए हैं, जिसपे उनकी मोहर लगती हुई दिखाई दे कभी? देखिए, 370 का जहां तक तात्पर्य है, तो ये जो बयानबाजी करते हैं, इनकी दुकानदारी इसी के कारण से चलती थी। हिंदुस्तान की सरकार को ब्लैकमेल करने का एक साधन था, और कोई भी ये समझता नहीं था कि ये 370 हट सकती है, खून की नदियां बह जाएंगी, यहाँ पर तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं होगा। आज सब ठीक हो रहा है, तो मुझे लगता है कि ये फिर से उसी परंपरा को वापस लाना चाहते हैं। ये उनके लिए सपना है जो कभी नहीं आएगा। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। दलाई लामा ने दावा किया है कि वो 110 बरस तक जिंदा रहेंगे। उन्होंने बताया कि वो फिलहाल 88 बरस के हैं। उन्हें उम्मीद है कि वो चीन जाकर कभी ल्हासा के दर्शन करेंगे। दलाई लामा कहते हैं कि आहिस्ता से ही सही, लेकिन चीन की सोच बदल रही है। दिल्ली से यहां आमद के बाद दलाई लामा ने ज्योत्सल का दौरा किया।这个城市有进入到他不起来的地，那本来跑那个新鲜，完了，这个车的人凶，完了，和尚嘛因为加拿大了，他那车多这个都是行，因为。कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल की दावत पर मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा भारत के 5 रोजा दौरे पर हैं। डॉक्टर ईसा इससे पहले सऊदी हुकूमत में वजीर इंसाफ भी रह चुके हैं। दिल्ली में एक प्रोग्राम में डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा ने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमानों को अपनी कौमियत पर फख्र है कि वह हिंदुस्तानी शहरी हैं। हिंदुस्तान में यकसा सिविल कोड पर बहस और सरकार की जानब से समत में उठाए गए कदम के पेश नज़र डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसा का भारत दौरा खासी अहमियत का हामिल है। وندرك أيضا أن المكون الإسلامي في جمهورية الهند مكون يعتز بوطنيته، يعتز بوطن الهند. And we know that the Muslim component in the Indian society is also very important component, and it's an Muslim components in the Indian society. They are proud of their of nationality, that they are Indian national, and they are proud of their constitution. And here, the religious awareness plays a very crucial role. It should be taken, the religious awareness, as a tool for coexistence, as a tool to promote tolerance, as a tool for cooperation, and as a tool for enrichment to further the cooperation between the different elements of the society. مؤطرة التي تؤطرها القيم التي نتشارك فيها.
कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने भी तकरीब से खिताब किया। अजीत डोभाल ने कहा कि हिंदुस्तान दुनिया की दूसरी और सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी का घर है। हिंदुस्तानी मुसलमानों की आबादी तकरीबन इस्लामी ताउन तंजीम के 33 से ज्यादा रुकन ममालिक की मुश्तरका आबादी के बराबर है। हिंदू मत और इस्लाम के गहरे रूहानी मवाद ने लोगों को इकट्ठा किया और एक दूसरे के समाजी और फिक्री तफहीम में मदद की। India, the world's largest democracy and the mother of democracies, is a land of incredible diversity. In your talk, you elaborately mentioned about diversity as a fundamental trait of our existence. It has been a melting pot of cultures, religions, languages and ethnicities which have coexisted in harmony for centuries. As an inclusive democracy, India has successfully managed to provide space for all its citizens, regardless of their religious, ethnic and cultural identities. Amongst its numerous religious groups, Islam occupies a unique and significant position of pride, with India being home to the second largest Muslim population in the world. In fact, to give an idea of the scale we are talking about, Indian Muslim population is almost equal to the combined population of over 33 member states of the Organization of Islamic Cooperation. इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। नौशहरा सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश, फौज ने दरअंदाजी की बड़ी कोशिश बनाई नाकाम। भारी मकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। 2 मैगजीन, 4 दस्ती बम, मवासलाती आलात और खाने पीने की अशिया बरामद हुई। बड़ी खबर इस वक्त की, नौशहरा सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को फौज ने नाकाम बनाया है। भारी मकदार में हथियार और गोला बारूद, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं, बरामद की गई हैं। 2 मैगजीन, 4 दस्ती बम, मवासलाती आलात और खाने पीने की अशिया भी बरामद की गई है। तो फौज की जानिब से दरअंदाजी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम बनाया गया है। नौशहरा सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाया है फौज ने। भारी मकदार में हथियार और गोला बारूद भी जब्त किए गए हैं, बरामद किए गए हैं। आप देख रहे हैं फौज की जानिब से जो कार्रवाई हुई है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि 2 मैगजीन, 4 दस्ती बम, मवासलाती आलात और खाने पीने की अशिया बरामद की गई हैं। तो नौशहरा सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश को फौज ने नाकाम बना दिया है। बड़ी खबर इस वक्त की। डिपार्टमेंट ऑफ इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल ने नाला पहरा पर पीएमडीपी स्कीम के तहत बम्हामा के मकाम पर 5 करोड़ की लागत से नाले के किनारे बांध तामीर करने का मंसूबा हाथ में लिया है। डीडीसी मेंबर एडवोकेट आमना मजीद ने सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर शिमाली कश्मीर सलीम अहमद, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कुपवाड़ा आसिफ पीरजादा, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर शरीफ अहमद की मौजूदगी में इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इस प्रोजेक्ट से अवाम लोगों की जमीन और मकान धंसने से बच जाएगी। लोगों ने इरिगेशन डिपार्टमेंट की सताइश की। पैदा हो जाती है तो यहाँ पर जो जमीन वो धंस जाती थी और सैलाब अपने साथ बहा लेता था, तो लोगों को काफी मुश्किलात रहते थे, खासतौर पर ये बुमहामा एरिया जो है। लेकिन आज इरिगेशन डिपार्टमेंट ने यहाँ पर कैट वर्क जो है अब बाज़ाब्ता तौर शुरू होगा और लोगों की जो मुश्किलात थे, मसाइल थे, उनका अब अजाला होगा। तो हमारे साथ इस वक्त बराह रास्त यहाँ पर एससी इरिगेशन सलीम साहब है, हमसे इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या किस तरह का अमाउंट है और कितने मीटर जो है वो इस कैट वर्क जो है यहाँ पर शुरू किया जाएगा। पूरे नाले में जहाँ जहाँ लोगों की ज़मीनें इसमें जो बह जाती थी या स्लफिंग होती थी, तो या मकानात का जहाँ खतरा था, वो सारे वल्नरेबल स्पॉट्स हमने एस्टिमेशन की और एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमने बनाई इसका। तो इसको पीएमडीपी के प्रोग्राम के तहत करंट ईयर में हमने एक टेंडर लगाया और इसका एक 5.5 करोड़ का 5.31 करोड़ का जो अमाउंट है वो इस एजेंसी को हमने अलॉट किया हुआ है। तो ये जो स्पॉट हमारा पोहरू का है, इसमें करीबन 429 मीटर की लेंथ जो है हम इस वक्त पहले फेज में कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे बाकी जो नाले हैं, हमारे कलारूस का नाला है या वरनव का नाला है, बिच नाला है, तो ये सारे नाले हम जो जहाँ वल्नरेबल स्पॉट्स हैं करीबन 3000 क्रेट्स इसमें लगेंगे। लेफ्ट साइड में करीबन 1450 मीटर से लेफ्ट साइड में करीबन 950 मीटर का लेंथ जो है इसमें काम करने का अभी हम आपके सामने इसका जो है शुरुआत करेंगे। जितने भी वल्नरेबल स्पॉट्स और होंगे वो भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे और उन पे भी ये काम
शुरू होगा। और खासकर ये बुमहामा ये ज्यादा इस पे असर पड़ता था, क्योंकि अभी तक कोई भी ऐसा मतलब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन टाइप का वर्क नहीं हुआ था जिससे इस इलाके की जो जमीन है ये फसल यहाँ से ये शाली का फसल उगाते हैं तो इसको बहुत नुकसान हो रहा था। तो ये बहुत अच्छा उम्दा कदम है और अपनी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को इसके लिए अपने लोगों की तरफ से मैं मुबारकबाद दे रही हूँ। रफियाबाद बारामूला में डीएपीए को उस वक्त काफी मजबूती हासिल हुई जब मुतअद्दिद सियासी जमातों के कई सीनियर और दीगर कारकुनों ने पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। पार्टी के एक प्रेस बयान के मुताबिक जेकेपीसी, पीडीपी और कांग्रेस के कई कारकुनों ने डीपीएपी में शमूलियत इख्तियार की है। उनके पार्टी में शामिल होने के मौके पर डीपीएपी के चेयरमैन गुलाम नबी आजाद, वाइस चेयरमैन जीएम सरूरी, स्टेट सेक्रेटरी तस्लीमा अख्तर, जनरल सेक्रेटरी हारून चौधरी और जिला सदर बारामूला शोएब लोन भी मौजूद रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से बेगम अकबर जहां की बरसी के मौके पर पुलवामा में खून के अतिये का कैंप मुनक्किद किया गया। एनसी जिला पुलवामा के सदर गुलाम मोहिउद्दीन मीर की क़यादत में 40 से ज़ायद पार्टी के यूथ वर्करों ने अपने खून का अतिया पेश किया। इस मौके पर साबिक़ वज़ीर और पार्टी के सीनियर लीडर मोहम्मद खलील बंद और नायब डीडीसी चेयरमैन पुलवामा मुख्तार अहमद बंद भी मौजूद थे। मीर ने कहा कि बेगम अकबर जहां ने हमेशा ही फलाही और समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, उनकी खिदमात की सताइश की गई। सोशल वर्क हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस का काज रहा है, हम हमेशा करते आए हैं, चाहे शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के वक्त में, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के वक्त में या आज उमर अब्दुल्ला साहब के वक्त में हम सोशल वर्क करते आए हैं। पहले भी करते आए और आज भी करते आए हैं। और इसी का एक, चूंकि आज मादरी मेहरबान का आज की उसकी बरसी है, इस बरसी के मौके पर हमने यहाँ आज ब्लड डोनेशन कैंप का इनेकाद किया है। किसान संपर्क अभियान के तहत पुलवामा के गडोरा इलाके में प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर गुलाम रसूल मीर प्रोग्राम में विजिटिंग ऑफिसर थे। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के तहत आने वाली मुख्तलिफ स्कीमों से पंचायती सतह पर किसानों को आगाही फराहम करना है। हफ्ते के पहले 3 रोज जारी रहने वाले इस किसान संपर्क अभियान के जरिए मरकजी स्कीमों के हवाले से तबादला ख्याल भी किया जाता है। डायरेक्टर हार्टिकल्चर कश्मीर ने कहा कि किसान इस प्रोग्राम के जरिए काफी फायदा हासिल कर सकते हैं। जो होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके अंडर जितनी भी स्कीम्स है, चाहे वो एग्रीकल्चर रिलेटेड हो, हार्टिकल्चर रिलेटेड हो, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, जितने भी अलाइड सेक्टर्स के, फिशरीज है, सेरिकल्चर है, सब सेक्टर्स की स्कीम्स के बारे में यहाँ पे वीडियोस दिखाए जाते हैं। जितने भी प्रोजेक्ट्स होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम में बनाए गए हैं उनके वीडियोस यहाँ पे 3 दिन मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे दिखाए जाते हैं। जो फार्मर्स हमारे हैं उनको अप्राइज किया जाता है अबाउट द स्कीम्स ऑफ द डिपार्टमेंट। इसके अलावा जितने भी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी जाती है इन प्रोग्रामों के दौरान। मेंदर सब डिवीजन में वाक़े आड़ी गांव में लोगों ने महकमे पीएमजीएसवाई के खिलाफ एहतजाज करते हुए इल्जाम लगाया कि सड़क पर कलवट टूटा हुआ है, इसकी वजह से किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। लोगों का कहना है कि इस सड़क पर गाड़ियों की काफी आमदरफ्त होती है। मुजाहिरीन ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इस कलवट को जल्द अज जल्द बनाया जाए ताकि किसी किस्म का कोई हादसा न हो। ये डिपार्टमेंट को बात करें तो वो कहते हैं जी टेंडर लगाना है। मुझे आप बताएं ये किस डिपार्टमेंट का टेंडर लगाएंगे और हमारे लोगों का काम करवाएंगे। यहाँ पर एक तरफ से सरकार दावे कर रही है कि यहाँ पर जो है बहुत दूध की नदियाँ जो हैं बह रही हैं, तो ये कहाँ पर, ये क्या इंसाफ है हमारे लोगों के लिए। कल इस खड्डे के बीच में अगर कोई घुस गया तो बेचारे की जान चली गई तो जान दोबारा तो नहीं ना वापस आएगी। 1 साल हो गया ये पुली नीचे पूरी खाली है, कोई मतलब इधर से अफसर भी जाते हैं, सब जाते हैं, लेकिन कोई मतलब ध्यान नहीं देता है इसका। तो हम चाहते हैं कि चलो कोई गरीब मस्कीन किसी का कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, इधर कोई बड़ी ट्रेजरी ना बन जाए, इसलिए इसको पुली को जल्द से जल्द बनाया जाए। और जम्मू श्रीनगर मेन रास्ता सुरनकोट की कनेक्टिविटी है पूंछ की, क्योंकि वहाँ से हमारी बीजी की रोड जो है वो भी खस्ता हालत है, लोग यहीं से और ट्रक भी यहीं से गुजरते हैं। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि इसको जल्द से जल्द रिपेयर किया जाए या टेंडर डाला जाए, जैसे भी करना है इसको ठीक किया जाए।
बुरी लात है इसनी कोई महकमे ले दो ही आए आने टेंडर पेशन का बनासा साल हुई है इस तरह रही नहीं DSP साहब भी आए चौकी अफसर भी कल परसों मौका तक किया इतना पत्थर रखाए वो पत्थर भी उड़ी है बुने कस नाला आया था पलाता दाना लाना नुकसान होना है इतना नुकसान और जमीन माड़ी ने भी नुकसान होना लाना इतना तो जनाब मेहरबानी करी था। अमेरिका से आए अंग्रेज यात्री भी अमरनाथ यात्रा में शामिल हो रहे हैं। वो पवित्र गुफा के पास पुरअमन माहौल से मुतासर नजर आए और कहा कि बरसों से वो दर्शन करने का मौका मिलने का इंतजार कर रहे थे। कैलिफोर्निया के इन दो अकीदतमंदों ने अमरनाथ यात्रा के बारे में बात की। We have dreamt for many years to come on this yatra. We stay at a temple and ashram in California, in America, and for many years we've dreamt of coming here. And we've watched the YouTube RT videos almost every day during this time. 3 years now, we're watching these videos every day. And so really, actually to describe, it's hard, it's impossible to describe how we feel. There's this incredible gratitude and very happy. They're devotees of Sri Ramakrishna Paramahansa Swami Vivekananda, and Swami Vivekananda came to Amarnath and had a very important experience. He actually had a vision of Lord Shiva, very important. And so we, since now 40 years, I'm thinking I know this story. So ever since could we ever come there? It seemed impossible, a dream to come. And then all of a sudden, by Bholenath's grace, everything came together, and here we are after having this darshan. How do you feel? It's hard to me. We can't explain how we feel. It's too much. The emotion and feeling is too much. We're steeped in gratitude and happiness to be able to have this darshan and to come on this pilgrimage. And we can also say the organization is flawless. It's so good. How the Shrine Board has arranged everything. The puja, to have this many pilgrims, it's very impressive. Very impressive. We're very appreciative. इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।